जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन, जहां आप अपने एग्जामिनेशन के लिए डेली कुछ करंट अफेयर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं मेरे यानी राजीव शर्मा के साथ। बिना देरी के आज के इस वीडियो में हम लोग आज के टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज 24 MS-60R Seahawk हेलीकॉप्टर्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेंस डील से रिलेटेड है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हालिया तौर पर एक और डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने नेचर में डिफरेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ हमें यह भी जानना जरूरी रहेगा दैट हाउ इट विल एम्पावर द बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ आवर इंडियन फोर्सेस। बेसिकली ये इंडियन नेवल फोर्सेस की एफिशिएंसीज को इंक्रीज करने को लेकर या उसकी एफिशिएंसीज को इफेक्ट करने को लेकर के किया गया एक एग्रीमेंट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किया गया। क्या कहता है ये एग्रीमेंट? ये कह रहा है भैया कि ये टोटल, पहली चीज तो इसकी जो कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है, दैट कॉस्ट इज 7,995 करोड़ और ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ मान सकते हैं, राइट। सो डील इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉलो ऑन सपोर्ट पैकेज। कॉम्प्रिहेंसिव फॉलो ऑन सपोर्ट पैकेज है ये। क्या है? अमेरिका द्वारा दिया जा रहा है, किसको? इंडिया को दिया जा रहा है, with the US for Indian Navy's fleet of 24 MS-60R Seahawk helicopters। ये एक एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है जो यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा डिजाइन किया जा रहा है एंड इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये 5 वर्ष का एग्रीमेंट होगा, यानी 5 साल तक ये वैलिड होगा या वैध होगा, राइट। अभी ये जो हेलीकॉप्टर है इसका हमें क्या फायदा होने वाला है? तो फायदे की बात अगर हम करें, अपने बेनिफिट्स की बात करें प्राइमरीली, तो हमें पता चलता है इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर। नौसैनिक दृष्टिकोण से यानी नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस हेलीकॉप्टर इज कैपेबल टू अटैक ऑन द सबमरीन्स इन द सी वाटर्स। समुद्री पानी के अंदर ये पनडुब्बी रोधी एक हेलीकॉप्टर है। एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इसके पास, सतह पर वार करने की भी कैपेबिलिटीज है। मतलब इसे ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, ग्राउंड टारगेट्स के लिए, और इसे नेवल टारगेट्स या सी टारगेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। दोनों चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है, राइट। ये जो हेलीकॉप्टर है ये किस एग्रीमेंट के अंतर्गत आया है? तो उस पर आप याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लेटर्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी LOAs, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम का एक हिस्सा है, FMS प्रोग्राम का एक हिस्सा है, LOAs के अंतर्गत आया है। अब ये देख करके आपको अजीब लग रहा होगा कि सर ये चीज क्या है जिसको आपने लिखा हुआ लेटर्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये क्या है LOAs? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक डिफरेंट टाइप का एग्रीमेंट है जो कि ज्यादातर डिफेंस डील्स के लिए ही वो लोग यूज करते हैं। है क्या? बेसिकली ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ लेटर होता है। और वो होता कैसे समझिए। इसमें क्या करता है, अपनी जो अपनी फॉरेन मिलिट्री सेल्स हैं, FMS सेल्स हैं या FMS प्रोग्राम है, उसके अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो एक सबसे पहले एक ऑफर या लेटर ऑफ प्रपोजल तैयार करता है कि भैया हम ये टेक्नोलॉजी इन शर्तों के साथ आपको देना चाहते हैं। फिर पर्टिकुलर कंट्री को वो ऑफर लेटर या लेटर ऑफ प्रपोजल जो होता है वो भेजा जाता है। उन शर्तों पर अगर वो जो कंट्री है वो एग्री करती है तो वो उस पर साइन करती है, उसकी सिग्नेचरी को एक्सेप्टेंस माना जाता है। इसलिए मैंने कहा इट इज द लेटर ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कंबाइंड फॉर्म है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है जिसमें प्रपोजल भी एक ही लेटर पर होता है और एक्सेप्टेंस भी एक ही लेटर पर होता है। वंस द लेटर ऑफ प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड बाय द नेशन बाय इट्स सिग्नेचरी, तो फिर फॉर्मली इस डील को आगे बढ़ाता है अमेरिका। लेकिन अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाला है वो समझो। अगर आपने LOA के अंतर्गत समझौता किया है तो ये समझौता आपके ऊपर एनफोर्स्ड हो जाता है बाय द USA। मतलब अगर भारत ने एक बार इस पर हस्ताक्षर कर दिया, इस पर साइन कर दिया, तो अब इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है कि इस डील से या इस समझौते से वो बाहर निकल सके। अमेरिका की फॉरेन मिलिट्री सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एक नया हथकंडा है एक तरीके से, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर, वेपन एक्सपोर्टर और द डिफेंस एक्सपोर्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक बनना चाहता है। सीधी सी बात ये है। सो दैट अंडर दिस पार्ट हमें कुछ फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाध्यकारी होना नुकसानदेही है। पहली चीज, अगर LOA के अंतर्गत FMS प्रोग्राम में आप किसी भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डील अमेरिका की कोई कंपनी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो कोई कंपनी कर रही होगी और वो तो कैपिटलिस्ट नेशन है, तो वहां प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज है। हमारे यहाँ के जैसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री HAL लगी पड़ी हो।
तो वहां क्या होगा कि ये जो डील होगा इसमें गारंटी किसकी तरफ से होगी, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से होगी। इसकी शर्तें अलग अलग हो सकती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे इस समझौते में जो शर्तें रखी गई है वो रखी गई है, स्पेयर पार्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब इन हेलीकॉप्टर्स के रिपेयर्स के लिए, इनकी सर्विसेज के लिए इनके जो स्पेयर पार्ट्स होंगे वो भी अमेरिका इंडिया को देगा। इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी देगा, किसकी, इनके मेंटेनेंस की, इनकी रिपेयरिंग की। इसके साथ साथ यहां पर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए इसके एस्टैब्लिशमेंट्स, जो वर्कशॉप्स की जरूरत होगी वो भी बना करके देगा। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी। ये 5 साल तक के लिए वैध समझौता होगा, इसलिए मैंने कहा इसका पीरियड कितना है, 5 इयर्स का इसका पीरियड रहेगा या टेन्योर रहेगा, राइट। ये MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स के नाम से जाना जाएगा, जो ऑल वेदर मल्टी मिशन नेवल हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस डिफेंस कंपनी है, जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। क्या नाम है, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, जिसके द्वारा यह बनाया गया। लेकिन मैंने बताया ये कंपनी बनाएगी, लेकिन गारंटी कौन देगा, यूएस गवर्नमेंट। कारण, क्योंकि LOA है, किसके अंडर आ रहा है, FMS प्रोग्राम के अंतर्गत। क्लियर है या नहीं है। तो ये हमारी नौसेना की ताकत को डेफिनेटली बढ़ाएगा। एक एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, खासतौर से जब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देशों, नेबरिंग कंट्रीज, जो एनिमी कंट्रीज भी हैं, पाकिस्तान या चाइना के लिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। अगेन नेवी से, आज 3 टॉपिक बेटा नेवी से हैं 3 टॉपिक नेवी से हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने नेवी से ही लिए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होता क्या है, दरअसल देखो नाम में ये फ्लीट रिव्यू, फ्लीट आप समझते हो ना, फ्लीट होता है जहाजी बेड़ा। नौसेना यानी नेवल फोर्सेस में जो जहाज होते हैं उनका जो बेड़ा पूरा फ्लीट, राइट, ग्रुप ऑफ शिप्स कह सकते हो, उसको हम फ्लीट कहते हैं। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा नाउंस में कि फ्लीट कहते हैं। तो ये क्या है बेसिकली कि इसमें कई सारे देश मिलकर के हिस्सा लेते हैं अपने अपने नौसैनिक जहाजों के साथ, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जहाज होते हैं। इनमें जो कंट्री इसे ऑर्गेनाइज करती है, माने जो इसको होस्ट करती है, उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि हेड ऑफ द नेशन होते हैं, वो इसको होस्ट करने वाले मेन प्रेसिडेंट माने जाते हैं। औपचारिक तौर पर ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जहाजी बेड़े पर सवार होकर के जितने भी देश इसमें भाग लेते हैं उन देशों के सभी जहाजों को रिव्यू करते हैं, इसलिए इसका नाम है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। अपनी तरफ से एक समीक्षा करते हैं, एक रिव्यू करते हैं उसका, तो इसे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहते हैं। ये दुनिया भर के देशों के बीच में जो नेवी है उन नेवी के म्यूचुअल सपोर्ट्स को इंक्रीज करना, उसे प्रमोट करना, उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को शेयर करना और एक्सरसाइजेस करना भी इसमें शामिल किया जाता है। इंडिया जब भी इस नेवल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट करता है तो उसके ठीक बाद सदस्य देशों में कुछ देशों के साथ एक नेवल एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है मिलन एक्सरसाइज। क्या नाम है, मिलन एक्सरसाइज। ये उन देशों के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस को इंक्रीज करने या उसको प्रमोट करने का इंडिया का एक तरीका है, उसके एक्सप्रेशन का एक तरीका है इस मामले में। आप इसे सीधे तौर पर मैं बोलूं ना, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो ये समझ लो कि ये और कुछ नहीं है, ये जो इंटरनेशनल नेवीज हैं उनका एक ओलंपिक मान सकते हो या एक महाकुंभ मान सकते हो, जहां दुनिया भर के नौसैनिक या नौसेनाएं हैं देशों की, जो नेवीज हैं वो अपने अपने फ्लीट्स के साथ यहां पर आती हैं, राइट। भारत ने इस बार अपना एक इंडिजीनियस फ्रिगेट INS उदयगिरी और भारत का एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत इसमें भेजा है। इस बार इसको होस्ट कर रहा है श्रीलंका, तो भारत के पड़ोसी राष्ट्र है, तो डेफिनेटली इंडिया इज टेकिंग पार्ट। इट विल बी होस्टेड बाय श्रीलंका, श्रीलंकन नेवी इन कोलंबो इन 2025। 2025 में से कौन कर रहा है, श्रीलंकन नेवी। इंडिया हैज होस्टेड टू इंटरनेशनल फ्लीट। अब तक भारत ने कितनी बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यूज करवाए, 2 बार होस्ट किए हैं सर। पहली बार किया था मुंबई 2001 में किया था मुंबई में, और दूसरी बार विशाखापट्टनम में किया था 2016 में। लास्ट फ्लीट रिव्यू जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया या होस्ट किया गया था दैट वाज इन विशाखापट्टनम इन 2016। ये 2 फैक्ट्स भी याद रखिएगा, राइट। और कौन सी एक्सरसाइज करता है इसके साथ इंडिया, दैट इज मिलन एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, दैट इज मिलन एक्सरसाइज। ये भी ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से जुड़ी हुई है। इंडिया ने इस बार कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट शिप्स फ्लीट में भेजे हैं, एक तो INS विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर है, और दूसरा है INS उदयगिरी, ये एक इंडिजीनियस फ्रिगेट शिप है। फ्रिगेट क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसके बारे में वॉरशिप्स होते हैं, फ्रिगेट होता है, राइट। ओके, यूथ आइकन अवार्ड, नेशनल सिटीजन ऑफ द ईयर यूथ आइकन के नाम से जाना जाता है। नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा अवार्ड है। यह किसी गणमान्य नागरिक जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या अन्य किसी विशेष नोबल पर्सन ऑफ नेशन जो होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, ऑनरेबल पर्सन के द्वारा दिया जाता है।
और इस साल 2025 में ये यूथ आइकन अवार्ड जिसे दिया जा रहा है वो भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी हैं, 2 लेडी ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी। कौन कौन? पहली है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा अलगिरी सेमी। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा अलगिरी सेमी। अब क्वेश्चन ये है कि सर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है या इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो सब ऐसा है कि इन्होंने 250 डेज में, कितने? 250 डेज में 25,400 नॉटिकल माइल्स, समुद्री दूरी है ना, समुद्री मील, नॉटिकल माइल्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर अप्रॉक्स, 1.8। तो आप समझ सकते हो, राइट? 25,400 नॉटिकल माइल्स की समुद्री दूरी 250 दिन में पूरी की है, यानी विश्व की पूरी परिक्रमा लगाई है आईएनएसवी तारिणी। क्या? आईएनएसवी तारिणी नाम के एक नेवल शिप में, और इसका यह जो मिशन था इनका, इसका नाम रखा गया था नाविका सागर। इसका वर्जन 2 था। इसके पहले ये पूरा हो चुका है, लेकिन तब 2 से ज्यादा महिला अधिकारी गई थी, इसमें सिर्फ 2। ये इंडिया का पहला डबल हैंडेड ऑपरेशन है जिसको सिर्फ 2 ही महिला अधिकारियों ने पूरा किया। सिर्फ 2 महिला अधिकारियों ने समुद्र में आने वाली हर परेशानी से जूझकर पूरी दुनिया भर की परिक्रमा की है, अकेले एक ही नेवल शिप में। तो ये अपने आप में इंडियन फोर्सेस में वीमेन की लीडरशिप को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि भारत की नौसेना में महिला अधिकारियों की क्या स्थिति है, उनका क्या नेतृत्व है, इसको लेकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो इसीलिए इन्हें क्या दिया है? यूथ आइकन, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो यूथ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है, एक इंस्पिरेशन सेट करता है। Why should the female join the Indian naval forces? They have inspired all the young female in India, right? नेक्स्ट, आज का लास्ट टॉपिक है ऑपरेशन ईगल फोर्स। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं भैया, इट इज एन नार्कोटिक ऑपरेशन, ये एंटी ड्रग ऑपरेशन है। क्या है ये? एंटी ड्रग ऑपरेशन है। देश भर में 4 शहर चुने गए थे जिनमें ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसमें दिल्ली, नोएडा, ग्वालियर और विशाखापट्टनम, इन 4 शहरों के अंदर ड्रग कार्टेल या ड्रग रैकेट्स थे जो विदेशियों द्वारा चलाए जा रहे थे, स्पेशली नाइजीरियंस के द्वारा। इंडिया में सबसे ज्यादा अफ्रीकन रेस के जो लोग रह रहे हैं, या तो पढ़ाई के लिए आते हैं इधर उधर, सबसे ज्यादा इलीगल रैकेट्स, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड हो चाहे सेक्सुअल रैकेट्स हो, यही लोग रन कर रहे हैं। इसे खत्म करने के लिए, इसे खत्म करने के एम से एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसे तेलंगाना पुलिस की ईगल फोर्स यूनिट, तेलंगाना पुलिस की ईगल फोर्स, अरे फिर से उस पर कट गया, ईगल फोर्स यूनिट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, क्राइम ब्रांच ऑफ दिल्ली पुलिस एज वेल एज नोएडा पुलिस, इन 4 पुलिस ने मिलकर के चलाया है। एक जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें 50 से ज्यादा फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है। 20 से ज्यादा लोकेशंस इन 4 शहरों में पर रेड की गई। और इसकी ड्रग्स में अगर आप देखोगे तो एमडीएमए, कोकेन और आपको दिखाई नहीं दे रहा हुआ मेथाम्फेटामाइन, इसके साथ साथ हेरोइन जैसे ड्रग्स बरामद किए गए हैं। तो जो ड्रग रैकेट्स हैं उनके अगेंस्ट एक बड़ा एंटी ऑपरेशन था और बहुत सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन ये एक चीज भी बताता, अभी हालिया तौर पर एक न्यूज आई थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ था जिसमें एक बहुत बड़े स्तर पर ड्रग क्वांटिटी पकड़ी गई थी। तो ये कितनी तेजी से फैल रहा है, उसे कम करने के लिए या उसके लिए अपने आप को अवेयर करने के एम से ये एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन ईगल फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ईगल फोर्स किससे रिलेटेड था? ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए भाई, आज के वीडियो में यही पूरे टॉपिक्स हैं जिसको आप अच्छे से डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।